ओके स्टूडेंट्स, तो मैं हूं अरविंद त्रिपाठी और मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री जो है वो पढ़ा रहा हूँगा मेनली। तो हम लोग का जो टॉपिक है ये क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ही पहले से जानते हो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 12th में इस टॉपिक पर बेस्ड कई और टॉपिक हैं जिनमें आप इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाहे वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लें, आप आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर लो, आप मेटलर्जी या सॉल्ट एनालिसिस की बात कर लो। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए हम और आज आप जो है मिलकर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लो। आई थिंक आपको होगा भी, बट फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया ले लेना चाहिए अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, कि हमारे जो सॉल्ट्स हैं वो साहब कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है कि हम अगर सॉल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, जैसा कि आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा कि एक कैटेगरी सॉल्ट की हमारी है सिंपल सॉल्ट्स, ओके, दूसरा कैटेगरी है मिक्स्ड सॉल्ट्स, थर्ड वन इज डबल सॉल्ट्स एंड द फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट वन, दैट इज सिंपल सॉल्ट्स। अच्छा, आप देखेंगे कि सिंपल सॉल्ट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है ना, अगर आपको दिख रहा होगा तो एक हमने बोल रखा है न्यूट्रल सॉल्ट्स, दूसरा हमने बोला है एसिडिक सॉल्ट्स और तीसरा हमने बोला है बेसिक सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपको मैं समझाना चाहूंगा कि जो सिंपल सॉल्ट्स है इनको कब हम कहते हैं कि साहब ये न्यूट्रल सॉल्ट है, कब कहेंगे एसिडिक सॉल्ट है और कब कहेंगे बेसिक सॉल्ट है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन किया जाए कि सॉल्ट बनते कैसे हैं। मतलब जब कभी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्ट बनता है। तो कितने तरह की एसिड या बेस रिएक्शन जो है वहां पर हो सकती है और कितने तरह के सॉल्ट बन सकते हैं। तो ये एक बेसिक रिएक्शन है कि जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो वहां पर प्रोड्यूस होगा सॉल्ट और प्लस साथ में वाटर हो भी सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सॉल्ट बनेगा इसमें वाटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इस बात पर, ठीक है, कि हमारा जो एसिड है वो एक ऑक्सी एसिड है या फिर वो हाइड्रा एसिड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो तरह का एसिड होता है, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड वो जिनमें ऑक्सीजन है और हाइड्रा एसिड वो जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ऑक्सी एसिड आएगा तब तो वाटर प्रोड्यूस होगा और अगर हाइड्रा एसिड होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। खैर उस मुद्दे पर हम नहीं चलते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो किसी और टॉपिक का है, तो आपसे मैं वहां डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल मैं आपको अगर एक एग्जांपल लेकर बताऊं कि मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, और इसका रिएक्शन मैं एक नॉन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराता हूं। तो जैसा कि आप लोग यहां देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक OH- है और यहां पर दो H+ है। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो ये हो सकता है कि जब सोडियम यहां आए और इसके दोनों प्रोटॉन्स को मार दे, उसको उसके घर से भगा दे। ऐसा समझिए भाई, एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, बेस आएगा, उसका जो कैटायन होगा वो एसिड के H+ को मार देगा और उसको भगा देगा। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर दोनों H+ हट जाते हैं तो साहब यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम सल्फेट रहेगा, Na2SO4। और अगर आप किसी वजह से वहां पर जो है दो में से सिर्फ एक ही H+ हटाते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर दो एसिडिक हाइड्रोजन है और आपने हटाया एक ही, तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट होगा आपका NaHSO4+ वाटर। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इन दोनों में सॉल्ट्स में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि चूंकि उसके पास दो H+ थे, यहां पर तुमने दोनों H+ हटा दिए और यहां एक H+ बचा है। तो जब वहां पर कोई भी रिप्लेसेबल H+ नहीं बचेगा, मतलब अगर आपके पास दो H+ थे और आपने दोनों H+ हटा दिए, तो उस कंडीशन में जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। और अगर रिप्लेसेबल H+ बचता है तो उस सॉल्ट को कहा जाएगा एसिडिक सॉल्ट। अगर मैं समराइज करूं इस बात को, तो मैंने ये आपसे बोला है कि अगर किसी एसिड के सारे रिप्लेसेबल H+ हटा दिए जाएं तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा
और अगर उसके पास रिप्लेसेबल H प्लस या रेसिडुअल हाइड्रोजन एटम बचा हुआ है, इन दैट केस दैट सॉल्ट शुड बी नोन एज एसिडिक सॉल्ट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। अब बात आती है बेसिक सॉल्ट क्या है। ओके, ये भी सुन लो जरा। मान लेते हैं कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसका रिएक्शन HCl से कराते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसकी रिएक्शन लेट से आप HCl से कराते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। अब अगर इन दोनों को तुमने रिप्लेस किया और सॉल्ट बना दिया कैल्शियम क्लोराइड, और अगर एक को रिप्लेस किया तो सॉल्ट बनेगा CaOHCl। So as you can see, in first case, when HCl reacts with calcium hydroxide and it replaces both the hydroxide ions, so this salt, in this case, this salt will be known as neutral salt, and in second case, this salt is basic salt because it contains some residual hydroxide ions. So finally, अगर आप लोग समझे हो तो मैं समराइज करता हूं कि एसिड का अगर रेसिडुअल H प्लस बचा तो उस सॉल्ट का नाम एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस का रेसिडुअल OH बचा तो उस सॉल्ट का नाम बेसिक सॉल्ट, एंड इफ देयर इज नो H plus or OH minus which can be replaced in a particular salt, in that case that salt will be known as neutral salt. तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन था। मैं वापस आता हूं, जो डिस्कशन हमारा चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, वो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स को लेकर। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारे जो सिंपल सॉल्ट्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, जैसा कि आप देख ही रहे हो, ओके, दूसरा एसिडिक सॉल्ट और तीसरा बेसिक सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप लोग कहें तो मैं एक्सप्लेन करूं, ये एडवांस लेवल पर, और एक अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं चाहूंगा उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, इसके बाद यहां पर वापस लौटेंगे। तो एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट वो जेईई मेन में एक बार पूछा भी गया था, तो मैं चाहूंगा उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार समझें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन, जरा देखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो ये था कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल्ट। आइडेंटिफाई, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सॉल्ट। ये जो सॉल्ट आपके सामने रखे हैं ये कौन से टाइप के सॉल्ट हैं? एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसे साहब मान लो KCl है, दूसरा सॉल्ट तुम्हारे पास KHSO4 है, तीसरा सॉल्ट है लेट्स से NaHC2O4 है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सोडियम फास्फेट है। तो बड़ी आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। इनमें से किसी को भी अगर समझाना हो कि वो एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल सॉल्ट है, तो बड़ी सिंपल से बात है। देखो, चेक करो, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो, और मैं आपको आंसर देता हूं यहां पर। तो देखिएगा साहब, यहां पर ध्यान देना, KCl में कोई H प्लस नहीं, कोई OH माइनस नहीं, तो ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। KHSO4 कहां से आया है? H2SO4 से, और H2SO4 का H प्लस इसमें रिमेनिंग है, तो ये कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। NaHC2O4 इज कमिंग फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। जैसे किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से एसिड से आया है, तो क्या करो, कैटायन हटाकर उसकी जगह H प्लस जोड़ दो, पता चल जाएगा कौन से एसिड से आया है। तो ये कौन से एसिड से आया है? ऑक्सैलिक एसिड से आया है। ऑक्सैलिक एसिड में कितने प्रोटॉन हैं? 2, उनमें से एक यहां बचा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा सॉल्ट हो गया? एसिडिक सॉल्ट। मैं बात करूं नॉट दिस वन एसिडिक सॉल्ट, वो तो एसिडिक था ही, H2SO4 से आया था। अगला Na3PO4, Na3PO4 इज कमिंग फ्रॉम H3PO4, और H3PO4 के एक भी H प्लस यहां नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां OH माइनस आपको देख रहा होगा एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली ये बेसिक सॉल्ट है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप वहां पर कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आप लोगों को और बतानी थी, वो ये है कि एक दो और मेरे पास स्पेशल सॉल्ट हैं, अगर आप लोग थोड़ा केयर करो। जैसे एक एसिड होता है H3PO2, तुम लोगों ने पढ़ा है या मैं आपको पढ़ाऊंगा इन द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग व्हिच बिलोंग्स टू क्लास 11th, ओके। तो H3PO2 एक एक्सेप्शनल सॉल्ट होता है, एसिड होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या सिर्फ एक ही होती है। अगर आप देखें इसमें जो प्रोटॉन है
वो प्रोटॉन की संख्या जो है वो सिर्फ एक ही है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो हाइड्रोजन जो हैं वो जुड़े हुए हैं फास्फोरस से और एक OH है, तो इसमें प्रोटॉन एक ही है। जैसे आपको दिख रहा होगा वहां पर दिख रहा होगा कि जो है 3 H है, लेकिन एक्चुअल में वहां 3 H नहीं है, एक्चुअल में H+ एक ही है। तो जब इसका रिएक्शन तुम किसी बेस से कराओगे, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसके पास सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल H+ है, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो आएगा NaH2PO2। आपको देखकर लगेगा कि ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि हाइड्रोजन है, बट एक्चुअल में ये हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन बचे हैं, ये वाले हाइड्रोजन, और ये एसिडिक नहीं है। जो एसिडिक था वो एक ही था और वो तुमने हटा दिया, तो यार सिंपल से बात है कि ये जो सॉल्ट बना है वो कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल। तो एक तो ये वाला एसिड मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखें, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और एक सॉल्ट और है, वो भी मैं चाहूंगा आप समझें। दूसरा एसिड जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है वो है H3PO3। इस एसिड में भी जो स्ट्रक्चर है इसका, ये भी आपका जो है वो 3 स्टार कॉन्सेप्ट है, 3 स्टार कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं कह सकता हूं 3 स्टार कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको स्टार वगैरह दिया करेंगे, तो ये 3 स्टार है। 5 स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टार कॉन्सेप्ट है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसे होता है, P डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन फास्फोरस से, एक OH और दूसरा OH। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो कि इसके पास 2 हाइड्रोजन एसिड है। तो अगर इसका रिएक्शन मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराता हूं और पहला प्रोटॉन हटाते हैं तो सॉल्ट बनेगा H2PO2। ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? एसिडिक, क्योंकि तुमने एक प्रोटॉन हटाया, एक प्रोटॉन अभी भी बचा हुआ है। और अगर मैं इसके 2 प्रोटॉन हटा दूं, इसका NaOH से रिएक्शन कराऊं और साहब Na2HPO2 बन जाए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर मैं कह रहा हूं दोनों प्रोटॉन हटा दिए जाएं, तो भले ही यहां H दिख रहा हो लेकिन ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि यहां पर जो H ये बचा है वो H एसिडिक नहीं है। दिस H इज अटैच्ड विद फास्फोरस एटम, सो दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। फाइन। तो ये था जो मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर आइडिया देना चाह रहा था। तो हमारा डिस्कशन चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। उसमें पहला केस मैंने पढ़ाया आपको सिंपल सॉल्ट, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल नो रिप्लेसेबल H+OH माइनस, एसिडिक रिप्लेसेबल H+, और बेसिक रिप्लेसेबल OH माइनस। तो चलो इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और वापस लौटते हैं जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, ठीक है। तो यहां पर ये पहला टाइप का जो सॉल्ट था वो मैंने यहां पर खत्म किया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट बहुत सिंपल सी चीज होती है। अगर एक से ज्यादा टाइप का एनायन है, जैसे इस सॉल्ट में 2 टाइप के एनायन हैं, या इस सॉल्ट में भी 2 टाइप के एनायन हैं, OH- और Cl-, या इस सॉल्ट में 2 टाइप का कैटायन है, Na+ और K+। तो जब भी किसी सॉल्ट में एक से ज्यादा टाइप का कैटायन या एनायन हो तो साहब हम उस सॉल्ट को बोलते हैं क्या? मिक्स्ड सॉल्ट। 2 डिफरेंट या 2 से ज्यादा टाइप का कैटायन या 2 से ज्यादा टाइप का एनायन। तो ये तो खैर एक सिंपल है। अब रही बात डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन दोनों को जो है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन दोनों को बेसिकली हम एक कंबाइंड नेम देते हैं, और ये कंबाइंड नेम है तुम्हारा यहां पर एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड, आप ध्यान दें तो नाम है एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। समझने की कोशिश करो। जब भी किन्हीं 2 सॉल्ट्स को आपस में मिलाएं, 2 सॉल्ट्स को मिक्स कर दिया जाए और उससे एक नया सॉल्ट मिले, तो ध्यान रखिएगा उस सॉल्ट का नाम जो है वो एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। अब ये एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जैसा कि हम आगे अभी बात करेंगे, वो 2 टाइप के होते हैं। एक जिनको बोला जाता है डबल सॉल्ट, एक जिनको बोला जाता है डबल सॉल्ट, और दूसरे जो कि हमारा पूरा टॉपिक है ऑब्वियसली, कौन सा? ध्यान दीजिएगा, एक आपका डबल सॉल्ट, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 तरह के हमारे एडिशन सॉल्ट होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये बात समझाने के लिए चलिए वापस आते हैं और आपको क्लियर करते हैं
कि आपके एडिशन कंपाउंड जो दो टाइप के हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए जरा, देखो अगर मैं पहले यहां पर उठा लेता हूं डबल सॉल्ट को, जरा समझिए डबल सॉल्ट क्या होते हैं। डबल सॉल्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, तुम कोई भी दो सॉल्ट ले लो, जैसे KCl ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, ढेर सारे पानी में मिला दिया। इसको मिलाने के बाद इनका इवापोरेशन किया। इवापोरेशन का मतलब उसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो बाहर निकाल दिया। उससे आपको यहां पर जो है एक सॉलिड फॉर्म में इन दोनों सॉल्ट्स का मिक्सचर मिलेगा। ये जो सॉल्ट यहां पर प्रोड्यूस हुआ है ना, इस सॉल्ट को हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन एक छोटी सी यहां पर इश्यू है डबल सॉल्ट के साथ कि डबल सॉल्ट को आप जैसे भी आप पानी में मिलाओगे, डबल सॉल्ट को आप जैसे ही वाटर में, इफ यू ऐड अ डबल सॉल्ट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इन अ सुटेबल सॉल्वेंट इन फैक्ट which can dissolve this salt, so as soon as you dissolve this salt in water, all the cations and anions will again get separated. सारे उसके कैटाइन और जो एनाइन है वो दोबारा से अलग हो जाएंगे। तो यहां से इसका मतलब रिजल्ट ये निकलता है साहब, पहला रिजल्ट जो है वो ये निकलता है कि ये एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड फेज ओनली। मतलब आपका जो डबल सॉल्ट है वो सिर्फ सॉलिड फेज में रहता है, जैसे आप पानी में मिलाओगे सारे आयंस में ब्रेक कर जाएगा। और अगर तुमको इस बात का विश्वास नहीं है तो एक छोटा सा तरीका है इसको पता करने का। क्या करिए, आप कोई भी डबल सॉल्ट लीजिए और उस डबल सॉल्ट को पानी में डाल दीजिए, घोल दीजिए, लैब ले जाइए और लैब में जाकर रिएजेंट्स की मदद से उसके सारे कैटायन और एनायंस का टेस्ट करिए। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि as soon as you dissolve this in water, it gets separated into all its cations and anions। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें सारे कैटायन और एनायन सेपरेट हो चुके होंगे। तो रिएजेंट जब मिलाओगे तो वो रिएजेंट इन सबसे अलग अलग इंटरैक्ट करेगा और ऑब्वियसली इनका पॉजिटिव टेस्ट देगा। पॉजिटिव टेस्ट जब मैं बोलूंगा कि मैं कहूंगा पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसका मतलब है टेस्ट देगा, और नेगेटिव टेस्ट देगा मींस वो टेस्ट नहीं देगा। तो इसका जो एक्व सॉल्यूशन है वो अपने सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा। मतलब सेकंड रिजल्ट है पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल द आयंस। तो ये दो बातों का आप हमेशा ख्याल रखिएगा आपके इस डबल सॉल्ट के लिए जो मैंने यहां पर रिजल्ट बनाया है। पहली बात वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेंगे और दूसरी बात वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे सभी आयंस के लिए। सो दिस इज द मेन लाइक हाइलाइट्स ऑफ दिस डबल सॉल्ट। अच्छा, कुछ एक एग्जांपल इसके कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं सेकंड अगले पॉइंट पर, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर। मान लो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, लिखिएगा जरा क्वेश्चन, कि अगर आपको यहां पर एक डबल सॉल्ट दिया जाए और पूछा जाए नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में कितने आयन प्रेजेंट हैं। तो मान लो आपको मैं कंपाउंड दे देता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट जरा इसका आंसर दे दीजिए मुझे। पहला ये है, दूसरा है K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 6H2O, and the third one is NH4 whole twice SO4 dot FeSO4 dot 6H2O। फाइन। और आपको फटाफट बताना है कि इनके एक मॉलिक्यूल में किसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं। चलो शुरू हो जाओ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और फटाफट मुझे आंसर दीजिए कि पर मॉलिक्यूल इनके पास कितने आयंस प्रेजेंट हैं। चलिए शुरू हो जाइए। इन द मीन टाइम अगर मैं आपको ये बता दूं कि बड़े इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स मैंने 3 रखे हैं। जैसे पहला वाला एक मिनरल है जिसका नाम है कार्नेलाइट, आप याद भी रख सकते हो।
वैसे मेटलर्जी में मैं आपको सिखाऊंगा भी। दूसरा वाला तो मुझे लगता है आप लोग बचपन से जानते हैं, पोटाश एलम या फिटकरी जिसे आप कहते हो, पोटाश एलम। एंड द थर्ड वन is again an important double salt and the name is more salt। ये भी आपको पता है, फाइन। तो आपका क्वेश्चन यहां पर ये था कि कितने आयंस हैं। तो देखो पहले वाले में एक पोटेशियम, एक क्लोराइड, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड। तो यहां पर नंबर ऑफ आयंस हैं 2 + 3 टोटल 5। ओके, अगले वाले में देखिए एक पोटेशियम, सॉरी 2 पोटेशियम, 1 सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट। तो यहां पर एक आपका सल्फेट और 2 पोटेशियम, यहां से आगे 3 आयन और यहां से 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, दैट इज 5। सो नंबर ऑफ आयंस इज 8, 2 + 5। समझ आई बात? ओके, तो 2 + 5, सॉरी हाँ ये आपका 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो टोटल हो जाएंगे 8, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, फाइन। और अमोनियम सल्फेट की बात करें तो 2 अमोनियम, 1 सल्फेट, 3 आयन यहां पर हैं। और फेरस सल्फेट की अगर बात करें तो फेरस सल्फेट में 1 आयरन और 1 सल्फेट 2 हैं, तो टोटल 5 है। अच्छा, ये मैं तुम लोगों को इसलिए भी बता रहा था कि अगर इसी में मान लो एक क्वेश्चन पूछ लेता, वो कहता कि साहब बताओ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फास्टेस्ट किसमें है? सिंपल सी बात है, बी में है। बी मोर देन ए और ऑलमोस्ट इक्वल टू बी, क्योंकि उसमें 5-5 है। या इसी में कहता कि बताओ साहब वन टॉप फैक्टर, सॉल्यूशन टॉपिक जो आप पढ़ते हो, वन टॉप फैक्टर किसका ज्यादा है? तो इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं, इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं जो हम लोग इस टॉपिक की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो आप वन टॉप फैक्टर भी निकाल सकते हैं, आप वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत सारी और चीजें। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी डिस्कशन है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट डबल सॉल्ट के बारे में। सेकंड कैटेगरी जो थी हमारे पास, अगर आपको याद होगा, तो सेकंड कैटेगरी हमारा था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसको, जो कि हमारा एक्चुअली टॉपिक है, अभी तक शुरू नहीं कर पाए हम लोग। देखिए एक बात मैं आप लोगों को शेयर कर दूं भाई, कि देखिए मेरा तरीका पढ़ाने का जो है ना, वो थोड़ा सा अलग है। मैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूं, बहुत ही डिटेल में और एग्जॉस्टिव देता हूं, लेकिन ये भी एश्योर करता हूं कि अगर मेरे नोट्स आपने सही से लिखे हैं और आप उनको रेगुलरली रिवाइज करते हैं, तो आप जो है स्कोर करेंगे ही करेंगे। ये मैं गारंटी देता हूं, एश्योर करता हूं आपको। लेकिन आपको क्लियरली जो है ध्यान देना पड़ेगा, एग्जॉस्टिव चीजें हैं, इसलिए रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा। बट इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व न कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं, इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं कह रहा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, वो जो है हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इनके बारे में क्या होता है। तो ये भी देखिए 2 सॉल्ट के मिक्सचर से ही बनते हैं, ये कंपाउंड्स भी 2 सॉल्ट के मिक्सचर से बनते हैं। कैसे, जरा देखिए। जैसे यहां पर क्या है, जैसे अभी पीछे मैं बात कर रहा था कि अगर 2 सिंपल सॉल्ट्स मिला दें तो डबल सॉल्ट बन जाएगा। यहां देखो क्या है, यहां पर अगर आप ये 2 सिंपल सॉल्ट मिला दें तो यहां भी ऐसा नहीं है। पहले नंबर पर एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी और फेरस साइनाइड बन जाएगा, लेकिन यही फेरस साइनाइड उस KCN के एक्सेस में फर्दर रिएक्शन करेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा K4FeCN6। तो ये टाइप के जो सॉल्ट बनते हैं, इनको आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। वैसे देखिए ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं जिनमें कुछ पार्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब डिब्बे के अंदर रखा होता है। डिब्बा मतलब जो मैं कह रहा हूं यहाँ डिब्बा, तो डिब्बा का मतलब साहब मैं इसकी बात कर रहा हूं, बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक हिस्सा डिब्बे के अंदर होता है और एक हिस्सा डब्बे के बाहर होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा डब्बा होने की जरूरत नहीं है। डब्बा इज नॉट द आइडेंटिटी ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, राइट? लाइक आई कैन राइट सम अदर कॉम्प्लेक्स जिसमें कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, निकल टेट्राकार्बोनिल। अब यहां मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तभी क्या ये कॉम्प्लेक्स होगा? नो, दिस इज नॉट द थिंग। उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसका अलग एक कॉन्सेप्ट होता है। डब्बा आइडेंटिटी नहीं होता है, बट जनरली हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये मैं जरूर कहूंगा। तो ये वाले जो आपके कंपाउंड बनते हैं ना,
इन कंपाउंड्स को हम जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फाइन, जरा देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है उनमें एक हिस्सा जो है इस डब्बे से बाहर और एक हिस्सा जो है वो डब्बे के अंदर होता है। इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे उस सब पर बाद में चलेंगे। पहले मैं एक बात ये समझाना आपको चाहूंगा, फिर से एक बार जरा देखते हैं यहां पर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल। जैसे जब आपने वहां पर लेट्स से केसीएन को जब मिलाया, जब आपने केसीएन को मिलाया फेरस सल्फेट के साथ, लेट्स से 6 मोल्स ऑफ केसीएन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक, उसके बाद आपको मिला K4FeCN होल से, ध्यान रखिएगा सॉलिड होगा क्योंकि तुमने इवेपोरेशन भी कराया होगा। पहले लार्ज अमाउंट ऑफ पानी, ढेर सारा पानी मिला गया, अच्छे से एक उसका स्लरी तैयार किया मींस सॉल्यूशन, फिर एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर दिया, पहले मिलाया फिर इवेपोरेशन करा दिया, ठीक। तो जब इवेपोरेशन कराया तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर भाग गया, अब आपको मिला ये सॉलिड, इसको आप कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको पानी में दोबारा डालेंगे तो इसका जो बाहरी कैटाइंस हैं, लाइक ये वाला हिस्सा, ये अलग हो जाएगा और जो अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो फर्दर ब्रेक नहीं होता है, वो स्टेबल होता है, ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा। और अगर ब्रेक भी होगा, इन केस जैसे कुछ केस में वो थोड़ा बहुत ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम है वो पूरी तरह से फॉरवर्ड शिफ्टेड रहेगी, मतलब आगे जाने की इसकी टेंडेंसी बहुत कम होगी, मींस अल्फा इस प्रोसेस का मच लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि एक बार जब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये आपस में स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो वो फर्दर ब्रेक नहीं होता है, और अगर ब्रेक भी होता है तो बहुत कम मात्रा में, मतलब इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत ही कम होगा, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। उसे आप लोगों को मैं जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिखाऊंगा तो थोड़ा सा बात करूंगा वहां पर लैबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो मैं और बेहतर आपको आइडिया दे पाऊंगा कि इस वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका इफेक्ट क्या आएगा फर्दर रिएक्शंस में। फाइन, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो पानी में डिसॉल्व करने पर सारे आयंस अलग नहीं होते हैं, कुछ तो अलग होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर फर्दर डिसॉल्व भी हुआ है ना, तो उससे मिलने वाला आयरन और साइनाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी लो होता है। तो अगर आप साहब चाहें कि लेबोरेटरी में इन आयंस का पॉजिटिव टेस्ट हम करें या टेस्ट करें, तो वो आयरन +2 का टेस्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए क्योंकि आयरन +2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना लो होगा कि आप जो रिएजेंट डालोगे उस रिएजेंट से वो प्रॉपर से रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। या साइनाइड के लिए जो आप रिएजेंट डालोगे तो साइनाइड का इतना कॉन्सेंट्रेशन लो है कि रिएजेंट रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो क्या रिजल्ट निकलता है, अगर मैं समराइज करूं, क्या रिजल्ट निकलता है हमारे इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए, जैसा कि डबल सॉल्ट के लिए हमने रिजल्ट निकाला। तो इसके लिए पहला रिजल्ट ये निकलता है कि साहब ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और एक्वस सॉल्यूशन में भी, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद इस तरह के सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर एक हिस्सा इसका सेपरेट भी किया आपने तो जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है, मीन जो कॉम्प्लेक्स आयन है, अच्छा इसी को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ये वाले जो होते हैं ना, ये जो अलग हो गया, इस टाइप के आयंस को कहा जाता है सिंपल आयन, ये भी आप थोड़ा जान लो यहां। और इस तरह के जो आयंस होते हैं इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि कॉम्प्लेक्स आयन फर्दर ब्रेक नहीं होगा, इट मींस कि उसकी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में मेंटेन रहेगी। तो डबल सॉल्ट से एक डिफरेंस तो ये हो गया कि वो सॉलिड फेज और एक्वस फेज दोनों में रहेगा। दूसरा मैं कहूंगा कि इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल द आयंस प्रेजेंट, मतलब अपने अंदर प्रेजेंट हर एक आयन का वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। लेकिन एक छोटी सी बात है, देखो K+ का टेस्ट देगा, आयरन और साइनाइड का नहीं देगा, लेकिन एक नए आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। इट इज अ न्यू आयन, जो शुरुआत में तुमने मिलाया उनमें ये कहीं नहीं था।
शुरुआत में जो तुमने लिया उसमें कहीं नहीं था, तो ये एक न्यू आयन है और इस नए आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? ये सॉलिड और एक्वस दोनों में रहेगा, ये अपने सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, बट एक चीज लिख लेना, बट गिव्स टेस्ट फॉर अ न्यू आयन, लेकिन वहां एक नया आयन डेवलप हुआ है उसका टेस्ट देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वापस चलते हैं, हम लोग डिस्कशन जो कर रहे थे वहां पर लौट कर आते हैं। फाइन, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। अगर फाइनली समराइज करूं तो एक था हमारा सिंपल सॉल्ट जिसमें न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक होता है, एक था मिक्स्ड सॉल्ट जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के कैटायन या एनायन होते हैं, और फिर एडिशन कंपाउंड जिसके दो पार्ट हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स। तो आगे और फर्दर बढ़े उससे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, और बड़ा ही एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजीली कर लोगे। आपको इस क्वेश्चन में बस ये बताना है कि ये जो सॉल्ट मैंने नीचे लिखे हैं इनमें से कौन सा सॉल्ट डबल सॉल्ट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा मिक्स्ड है, कौन सा सिंपल है। और अगर सिंपल है तो उसमें ये भी बताओ कि वो न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है। चलो फटाफट आपके लिए यहां पर ये एक क्वेश्चन जो है इसको फटाफट सॉल्व करिए। फाइन, और ज्यादा समय मत लीजिएगा। चलिए शुरू हो जाइए जल्दी से। मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं यहां पर इसको 5 मिनट्स। सॉल्व करने के लिए आपके पास है 5 मिनट। ओके, तो फटाफट सॉल्व कर डालिए, वीडियो पॉज करिए और फिर वापस से सॉल्यूशन देखिए। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर और बात करते हैं कौन से टाइप का कौन सा सॉल्ट है। तो जैसा कि आपने यहां देखा, इसको देख के लग रहा है कि ये कौन सा सॉल्ट है, दिस इज डबल सॉल्ट। ये भी अगेन कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट, दो सॉल्ट है, साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, K फॉर एफिशिएंसी 6, दिस इज अगेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दिस वन इज अगेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये वाला भी कॉम्प्लेक्स है, दिख ही रहा है आपको। इसकी बात करें तो ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, और ये वाला भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो फिलहाल इसमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स थे इस क्वेश्चन में, यहां पर कोई न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक सॉल्ट नहीं था। खैर उसके क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि यूपीट्यू लेवल पर हो सकता है या स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम लेवल पर हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं इस पेज को डिस्कस करने से पहले मैं इस पे आता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, चलो ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो आयरन +2 है और साइनाइड आयन के साथ वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है, और लेट्स से 6 साइनाइड आयन है, तो इसमें जब इन दोनों को सेंट्रल एटम, अच्छा आगे चल के अभी हम लोग डिस्कशन यही करने वाले हैं कि इसको आप कहते हो सेंट्रल एटम, एंड दीज आयंस आर नोन एज लिगेंड्स। सेंट्रल एटम और लिगेंड, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ओके, जब ये दोनों जो है यहां आपस में मिलेंगे और बनाएंगे FeCl6, तो बताओ चार्ज कितना बचेगा। सोचो फटाफट, दिमाग लगाइए और बताइए मुझे यहां पर कि अगर जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो फाइनली चार्ज क्या बचेगा। तो देखिए आयरन पर +2 है, इन 6 साइनाइड का हो गया -6, तो -6 एंड +2 क्या बचा, -4। तो ये वाला जो चार्ज बचता है ना, इस चार्ज को हम कहते हैं एक्सेस चार्ज। समझिए क्या कहते हैं, एक्सेस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक्सेस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये अगर आपको दिख रहा हो M, जिसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर M क्या है, सेंट्रल एटम है, L क्या है, लिगैंड है, ये क्या है, एक्सेस चार्ज, जैसे हम -4 बचा। और Y क्या है, Y इज अ काउंटर आयन। क्यों काउंटर आयन है, काउंटर आयन इसलिए है क्योंकि ये आएगा और वहां पर चार्ज की बैलेंसिंग में हमारी हेल्प करेगा। जैसे अगर ये 4 नेगेटिव है और लेट से आप पोटेशियम यहां रखते हो, पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, तो कितने पोटेशियम रखे जाएंगे, 4। कैसे पता चला,
इसको इससे डिवाइड कर दिया, मतलब m को x से डिवाइड कर दिया, तो m बाई एक्स नंबर ऑफ काउंटर आयंस हो गया। खैर ये तो फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये सब फालतू चीजें हम लोग नहीं रटने वाले हैं, यहां से समझिए। अगर आप लेट से यहीं पर K प्लस नहीं रखते, इसकी जगह कैल्शियम प्लस 2 रखते, तो आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा कि अगर कैल्शियम प्लस 2 रखेंगे तो -4 के लिए आपको +4 चाहिए, तो 2 कैल्शियम रख दो। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्या करना है, उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए वहां पर पॉजिटिव आयंस लाने हैं या नेगेटिव आयंस लाने हैं। सेंट्रल एटम के लिए थोड़ा सा जान लीजिए कि हमारा जो सेंट्रल एटम होता है, आगे चल के पढ़ा जाएगा जब इसकी हम बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन पर चर्चा करेंगे, कि सेंट्रल एटम जो है ना वो लिगैंड्स से लोन पेयर गेन करता है। और आप जानते हैं लेविस एसिड और लेविस बेस, तो ये लोन पेयर देने वाला लेविस बेस है और लोन पेयर लेने वाला लेविस एसिड है। इसलिए हमारे सेंट्रल एटम के बारे में लिखा है कि which usually belongs to D block and Lewis acid। ये कभी मत सोचना कि सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का होना मस्ट है, वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का भी हो सकता है, जनरली कह सकते हैं डी ब्लॉक का है। और जो लिगैंड है वो क्या है, लेविस बेस है, क्योंकि वो लोन पेयर देते हैं। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड्स है, बाकी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दी। तो ये है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फाइन। और इसी चीज से रिलेटेड यहां पर थोड़ा सा डिटेल लिखा है जो आप नोट्स में आप लोग पढ़ लेंगे, तो यहां कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, ये सब तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। ये जो भी मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं ये एज इट इज आपको मिल जाएगा आपके ऐप पर। ओके, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से प्रयास करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बताना इस क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज लिगैंड, इसमें से लिगैंड कौन है। बी केयरफुल, लिगैंड जो है वो क्या होता है, लेविस बेस होता है। और लेविस बेस क्या होता है, लेविस बेस की क्या शर्तें हैं। वैसे आप लोग इस चीज को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साहब लेविस बेस क्या है, तो लेविस बेस वो होता है जो दूसरों को लोन पेयर दे। अच्छा, दूसरों को लोन पेयर देने के लिए क्या जरूरी शर्त है, दूसरे का दुख दूर करने के लिए अगर तुम पैसा दान देना चाहते हो, अगर दूसरे लोगों का दुख दूर करने के लिए आप पैसा दान देना चाहते हैं, तो इसकी क्या शर्तें हैं। पहली शर्त है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, पहली बात तो आपके पास लोन पेयर होना चाहिए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और दूसरी बात, पैसा आप दूसरों को तभी दान दोगे जब आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा है। दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करें, ये तो एक सिंपल सी बात है, जान रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दूसरों को लोन पेयर देंगे तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आपका अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। तो ये दो चीजों का आप ख्याल रखोगे हमेशा जब भी आप चेक करोगे कि कोई लेविस बेस है कि नहीं या लिगैंड है कि नहीं। क्या क्या शर्त, पहली, उसका अपना घर भरा होना चाहिए और दान देने के लिए एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए ताकि वो दुखी ना हो, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो आप जानते हो लेविस कॉन्सेप्ट से एटम दुखी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक तो उसका ऑक्टेट पूरा हो और दूसरी बात कह सकते हैं कि उसके पास लोन पेयर हो। तो जल्दी से फटाफट वीडियो पॉज करो और चेक करो कि इनमें से जो मैंने लिखे हैं इनमें से कौन कौन से लिगैंड का काम कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। तो अगर मैं सॉल्यूशन दूं आपको तो देखिए OH माइनस में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से 7 हो गए और एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ लोन पेयर भी है, तो ऑब्वियसली ये लिगैंड है। NH2 माइनस, नाइट्रोजन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ये आप लोगों को पता है, और नेगेटिव चार्ज आने से एक और आ गया, लास्ट में हो गए 6 और 2 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो इसका ऑक्टेट पूरा। और दूसरी शर्त है कि लोन पेयर हो, वो भी है, तो ये भी लिगैंड है। O माइनस, ऑक्सीजन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 6 और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आया 7, तो इसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा है, भले ही लोन पेयर है बट ऑक्टेट नहीं पूरा है, इसलिए हम इसको लिगैंड नहीं कहेंगे। NH4 प्लस में भी ऐसे ही आप देखो, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, इलेक्ट्रॉन बचेंगे 4। क्यों 4 बचेंगे, बट टोटल 5 ही होता है
और अगर 4 से शेयरिंग हो गई और एक प्लस भी आ गया तो 5 है, प्लस आने से बचे 4 और फिर चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो इसके पास भी कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, तो ये भी लिगेंड नहीं है। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो, ये इतनी भारी चीज नहीं है कि इनमें से कौन से जो है लिगेंड हैं और कौन से लिगेंड नहीं है। अगला जो डिस्कशन होगा, देखिए हम लोग डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिटेल्ड डिस्कशन शुरू नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उससे पहले हम उसकी कुछ बेसिक चीजों की चर्चा कर रहे हैं, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब हमने बात कर ली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसमें सेंट्रल एटम और लिगेंड क्या है, कैसे चेक करेंगे कि कोई लिगेंड है कि नहीं है। इसके बाद अगला जो डिस्कशन है वो आता है बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये भी एक छोटा सा डिस्कशन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, अगर मान लो हमको ये डिस्कशन करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, जिसमें मैंने 2 पार्ट रखे हैं, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसके सारे लिगेंड सेम हैं, जैसे जब आप K4FeCN6 लिखते हो तो इसमें सारे लिगेंड साइनाइड हैं। जब आपने लिखा वहां पर K4FeCN6 तो इसके जो लिगेंड है वो कौन है, 6 हैं, और कौन है, साइनाइड है सभी। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड एक ही जैसे होते हैं, मतलब कोई दूसरा लिगेंड ही नहीं होता है, तो ऐसे होमोलिप्टिक। और अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हैं तो उसको कहते हैं हेट्रोलिप्टिक। जैसे इसके अंदर वाटर भी लिगेंड है, क्लोराइड भी लिगेंड है, ब्रोमाइड भी लिगेंड है, और भी हो सकते हैं, जैसे तुमने लिखा Na2, बहुत सारे हो सकते हैं, FeCN5, NO, और ये डब्बा बंद, तो ये भी हेट्रोलिप्टिक है क्योंकि इसमें 2 टाइप के लिगेंड है। हीट्रो का मतलब यार तुम लोग समझते होगे, हीट्रो का मतलब डिफरेंट और होमो का मतलब सेम। तो होमोलिप्टिक मतलब सेम लिगेंड्स और हेट्रोलिप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड वहां प्रेजेंट है। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखिए यहां पर 2 टर्म लिखे हैं, एक है लाबाइल और दूसरा है इनर्ट। लाबाइल का मतलब मोर रिएक्टिव, जो आसानी से अभिक्रिया कर जाएं, उनको कहते हैं लाबाइल। और इनर्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो लेस रिएक्टिव है, फाइन, जो आपके लेस रिएक्टिव है। तो जो कम अभिक्रियाशील हैं, लेस रिएक्टिव हैं, वो इनर्ट है, और जो मोर रिएक्टिव है लाबाइल है। बट अभी आप ये सब नहीं पता कर पाओगे जब तक कि आप इनकी बॉन्डिंग और इनके रिएक्शन के तरीके नहीं सीख जाओगे, तो ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सिमिलरली स्टेबिलिटी के आधार पर भी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब वो कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और इम्परफेक्ट का मतलब वो कॉम्प्लेक्स जो लेस स्टेबल है। लेकिन ये डिस्कशन भी हम टॉपिक के अंत में कहीं करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्सेस। जब वो पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बारे में। तो एक क्लासिफिकेशन होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक का मतलब सारे लिगेंड एक टाइप के, हेट्रोलिप्टिक का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड। एक है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लाबाइल और जो कम रिएक्टिव है वो अक्रिय या इनर्ट। स्टेबिलिटी पर परफेक्ट और इम्परफेक्ट, जो ज्यादा स्टेबल है वो परफेक्ट और जो कम स्टेबल है वो इम्परफेक्ट। फाइन, तो ये हम लोग जो है ना इनका डिटेल थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। एक यहां पर आपका जो क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्सेस का, वो एक ये और है जो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, वो ये है, देखिएगा जरा यहां पर, दिस वन, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनको चार्ज के बेसिस पर कैसे डिफाइन किया जाए। एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वो कहलाते हैं जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ये जो डब्बा है इस डब्बे पर कोई चार्ज ना हो, जैसे ये वाला हो गया NiDMg, इसके बारे में भी DMg क्या होता है वो आगे पढ़ा जाएगा, ये वाला हो गया, या ऐसे बहुत सारे FeCO5, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो या कह लो जीरो चार्ज हो, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके डब्बे पर चार्ज होगा
उन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, आयनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे अगर आप लोग इसको ध्यान दें, CuNH3 तो इसको अगर आप देखें तो बाहर जो आयन है इस पर नेगेटिव और जो डब्बे में कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव। देखो उसको कहते हैं सिंपल आयन और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हम उन कॉम्प्लेक्सेस को कहेंगे जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा है जैसे दूसरा वाला लिखा है K4Fe, बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन है ये भी, K4FeCN6। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पोटेशियम पर पॉजिटिव और डब्बे पर नेगेटिव, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल सा है, डब्बा पॉजिटिव, जो भी कैटायनिक एनायनिक टर्म बोला जाएगा वो तुम्हारे डब्बे के चार्ज के आधार पर है। डब्बा मींस जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके चार्ज पर है। अगर डब्बे पर पॉजिटिव चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, डब्बे पर नेगेटिव चार्ज है तो आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और अगर ऐसा है कि उसमें जो दो डब्बे हैं वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे PtNH3 और दूसरा हिस्सा इसका PtCl4। आगे चल के समझाऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि यहां -2 चार्ज है और यहां +2। ये प्रोसीजर आपको आगे बताऊंगा कैसे पता किया जाता है। लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा तीसरा वाला, इसमें अगर आप ध्यान दें तो कॉम्प्लेक्स कैटायन भी है और कॉम्प्लेक्स एनायन भी है। मतलब डब्बे पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो उसको कहेंगे कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप लोग समझ गए तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब डब्बे पर पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब डब्बे पर नेगेटिव चार्ज, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब दोनों पार्ट डब्बे हैं, एक पर प्लस एक पर माइनस, और इन सबको मिला के बोला क्या जाएगा, आयनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर चार्ज ही नहीं है तो क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव वाले को तुम कह सकते हो, इसका ऐसे इवन नाम भी लिखा जाता है, जैसे इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन। जिसको तुम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कह रहे हो, जिस कॉम्प्लेक्स को तुमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोला है, उसको मैं कह सकता हूं कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, क्योंकि इसके अंदर कैटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन सिंपल है। इसको कह सकते हैं, इस वाले को सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। और इसको कह सकते हैं इस वाले को कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, क्योंकि एनायन और कैटायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये हम डिस्कशन कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। क्या हमने डिस्कस किया कि वो होमोलिप्टिक या हेटेरोलिप्टिक हो सकते हैं, लिगेंड्स के नेचर पर, रिएक्टिविटी के नेचर पर लैबाइल और इनर्ट, स्टेबिलिटी के नेचर पर परफेक्ट और इम्परफेक्ट, और चार्ज के आधार पर न्यूट्रल हो सकते हैं, कैटायनिक हो सकते हैं या एनायनिक हो सकते हैं, या कैटायनिक एनायनिक हो सकते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे पढ़ेंगे, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, जस्ट एक ऐसे कह लो कि एक रिवीजन टाइप था। अगर आप लोग पहले से थोड़ा सा जानते हैं तो जस्ट एक रिवीजन था, एक सिंपल शुरुआत मैंने की है, ठीक है। अब आगे जब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब यहां पर और डिटेल में बढ़ा जाएगा आगे और पढ़ा जाएगा इसके बारे में। क्या है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। कितने टाइप के लिगैंड होते हैं, हम बात करेंगे लिगैंड को चार्ज के आधार पर कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, डेंसिटी के आधार पर, और बहुत सारी चीजें। लेकिन ये सारा डिस्कशन अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू।